तो हेलो दोस्तों, 78th BPSC 100 डे सीरीज़ का आज डे 4 है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बाय फ्लो चार्ट ईजी वे में समझ रहे थे। कल के लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, यानी कि बैटल ऑफ स्वाली। एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि बैटल ऑफ स्वाली क्या था। तो बैटल ऑफ स्वाली जो है ब्रिटिशर और पोर्तुगीज़ के बीच में होने वाला युद्ध था। अब बात यह है कि ये युद्ध हुआ क्यों था। तो ब्रिटिशर जो है सूरत में अपना फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन पोर्तुगीज़ जो है इसका अपोज कर दिया। अब पोर्तुगीज़ जब इसका अपोज करता है तब बैटल हो जाता है। इसी बैटल के बाद गुजरात में पोर्तुगीज़ बहुत ही वीक पड़ जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि किस बैटल के बाद गुजरात में पोर्तुगीज़ बहुत वीक पड़ जाता है। तो आफ्टर दिस पोर्तुगीज़ वेरी वीक इन गुजरात, यानी कि बैटल ऑफ स्वाली के बाद गुजरात में पोर्तुगीज़ जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। फिर कुछ समय के बाद ब्रिटिशर और पोर्तुगीज़ में संबंध अच्छा होता है। ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड और पोर्तुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन के बीच में जो है मैरिड, यानी कि ये दोनों शादी करता है। एक रॉयल मैरिज होता है जिसमें किसके बीच में, कैथरीन सेकेंड और चार्ल्स सेकेंड के बीच में आता है। चार्ल्स सेकेंड और कैथरीन के बीच में जो है शादी होता है, जिसमें पोर्तुगीज़ जो है ब्रिटिशर को बॉम्बे दहेज में देता है। यानी कि ये शादी में पोर्तुगीज़ जो है ब्रिटिशर को बॉम्बे दहेज में दे देता है। उस टाइम पे अकबर जो है परमिशन दे देता है पोर्तुगीज़ को कि तुम लोग ठीक है हुगली नदी के किनारे जो है अपना फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन बाद में मुग़ल शासक और पोर्तुगीज़ के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस कारण से क्या हुआ कि शाहजहाँ वापस कैप्चर कर लेता है हुगली को कैप्चर कर लेता है पोर्तुगीज़ से। यानी कि उस टाइम पे जो है ना हमारे बादशाह जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर अब आगे देखते हैं, कल यहाँ तक हो गया था। अब बात यह है कि आखिर क्या क्या कारण रहा पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन का, पोर्तुगीज़ कैसे ख़त्म हुए, क्या क्या कारण रहा। तो सबसे पहला कारण था सक्सेसर का वीक होना और इनएफिशिएंट होना, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि ऑफिसर का सैलरी बहुत कम हुआ करता था। पोर्तुगीज़ ऑफिसर का सैलरी जो है बहुत ही कम हुआ करता था, जिस कारण से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तीसरा कारण क्या था, ये लोग जो है इंडियन ओशियन में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाने लगे। हम लोग पढ़े थे कार्टेज सिस्टम, जिसमें ये था कि तुम अगर मेरे से परमिट ले लिए तो आराम से ट्रेड करोगे, आप परमिट नहीं लिए तो तुम्हारे जहाज़ को लूट लिया जाएगा। तो इंडियन ओशियन में लूटपाट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था ये लोग। ये भी एक कारण रहा डिक्लाइन का। फिर चौथा कारण क्या था कि इनका जो है इंडिया में ट्रेड एक्सपेंशन नहीं था ज़्यादा, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड एक्सपेंशन था, एक ये कारण रहा। चौथा कारण रहा कि इनके अंदर जो है रिलीजियस टॉलरेंस था ही नहीं। और पांचवा कारण क्या है, इनके दुश्मन कंपनी, राइवल कंपनीज जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, इनके राइवल कंपनी भी इसके डिक्लाइन का कारण रहे। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेड टेक्निक, ये भी कारण रहा। और उसके बाद लास्ट कारण क्या था कि पोर्तुगीज़ रूलर का पोर्तुगीज़ कंपनी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल था। तो ये सब जो है कारण थे डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ के, यानी कि पोर्तुगीज़ जो है इन कारणों के कारण डिक्लाइन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात यह है कि पोर्तुगीज़ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे भारत में, ये देख लेते हैं कि ये लोग जो है बहुत सारे स्कूल और कॉलेज, यानी क्रिश्चियन स्कूल और कॉलेज को बनवाते हैं भारत में। सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है कौन लाया था, कौन इस्टेब्लिश करवाया था, तो पोर्तुगीज़ करवाया था। कब करवाया था, 1556 में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में 1556 को एस्टेब्लिश करवाता है कौन, पोर्तुगीज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडो जापान ट्रेड, यानी कि ट्रेड विथ जापान कौन शुरू किया, पोर्तुगीज़ शुरू किया। जापान के साथ ट्रेड करना कौन शुरू किया, पोर्तुगीज़ शुरू किया।
ये जो है टबैको लाया, पोटैटो लाया, टमाटो लाया और पाइनएप्पल जो है भारत में लेकर आता है ये सब। और एक आर्ट भी स्टार्ट करता है ये लोग भारत में, जिसका नाम है गोथिक आर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यानी कि पोर्तुगीज जो है भारत में एक आर्ट भी लेकर आता है, जिस आर्ट का नाम था गोथिक आर्ट। क्या था? गोथिक आर्ट था। यानी कि स्कूल बनवाया, प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया, ट्रेड, जापान के साथ ट्रेड शुरू किया, फिर टोबैको, पोटैटो, टमाटो, पाइनएप्पल आता है और फिर गोथिक आर्ट जो है स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे पुर्तगाल खत्म होता है, पोर्तुगीज के बारे में खत्म होता है, जो कि कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आता है और यहाँ पे पोर्तुगीज के बारे में सब कुछ बहुत ही डीप वे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि इस यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उससे मतलब 90 से लेकर 95% क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से बन ही जाना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग डच के बारे में। ये रहा हमारा टॉपिक डच। सबसे पहले कि डच जो है नीदरलैंड और हॉलैंड के व्यक्ति को डच बोला करते हैं। पहला सिटीजन जो भारत में आया कौन था? हॉटमैन, कॉर्नलिस डे हॉटमैन। सबसे पहला सिटीजन कौन था जो भारत में आया? सबसे पहला डच सिटीजन कौन था जो भारत में आया, जिसका नाम क्या है? कॉर्नलिस डे हॉटमैन। डच जो है पुर्तगाल के बाद आता है, हम लोग को पता है, हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। डच कंपनी जो है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट 1602, यानी कि डच के पार्लियामेंट में एक चार्टर रिलीज होता है 1602 में, उसके तहत ये कंपनी बनता है, ठीक है। यानी कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट 1602 में ये कंपनी जो है बनता है, जो भारत में आता है। अब बात ये है कि डच कंपनी को राइट्स क्या क्या था, क्या क्या दिया गया था इस चार्टर के अंदर। तो पहला चीज़ दिया गया था कि तुम वॉर लड़ सकता है, ठीक है, तुम ट्रीटीज कर सकता है और तुम फोर्टिफिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। और डच का जो इंटरेस्ट था वो इंडोनेशियन ट्रेड में कुछ ज़्यादा ही था, यानी कि भारत में ना होकर के इंडोनेशियन ट्रेड में बहुत ज़्यादा जो है इनका इंटरेस्ट था। ये लोग इंडोनेशिया में फोकस करते थे किस पे? तो स्पाइसेस पे ज़्यादा फोकस करते थे इंडोनेशिया में। और भारत में इनका मोनोपोली किस पे था? तो स्पाइसेस में था और कॉटन टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा मोनोपोली था डचों का, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोनोपोली था डचों का। समझ में आ गया कि नीदरलैंड और हॉलैंड के व्यक्ति को डच बोलते हैं। पहला सिटीजन कौन था? कॉर्नलिस डे हॉटमैन, पुर्तगाल के बाद आता है और चार्टर ऑफ पार्लियामेंट 1602 में ये कंपनी जो है बनता है। इनको क्या क्या राइट्स था? तो पार्टिसिपेशन कर सकता है वॉर में, ट्रीटी लड़ सकता है, फोर्टिफिकेशन कर सकता है। और इनका इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा ना हो करके इंडोनेशिया में ज़्यादा था। इंडोनेशियन ट्रेड में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसमें भी किस पे? तो स्पाइसेस में। फिर भारत में भी वो स्पाइसेस और कॉटन टेक्सटाइल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि डच फैक्ट्रीज इन इंडिया, कौन कौन से डच के फैक्ट्रीज थे भारत में? तो सबसे पहला था मसूलीपट्टनम। क्या था? मसूलीपट्टनम, जो कि 1605 में यहाँ पे स्टेब्लिश होता है। फिर था पुलिकट, फिर था सूरत, फिर था चिंसूरा, उसके बाद कोचिंग, उसके बाद कासिम बाजार पटना वाला, पटना के कासिम बाजार में इनका फैक्ट्री था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फैक्ट्री जो है इसका गुजरात में था, जो कि 1616 में इस्टेब्लिश हुआ था। गुजरात वाला सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फैक्ट्री माना जाता है डचों का। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लेते हैं हम लोग। अब ये देखो, यूरोप दे एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल टू यूरोप, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप में एक्सपोर्ट करने का श्रेय किनको जाता है? तो डचों को जाता है। कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप में एक्सपोर्ट करने का जो है श्रेय किसको जाता है? तो डचों को जाता है। यह पॉइंट बता चुका हूं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फैक्ट्री क्या था? तो सूरत था। डचों का मोस्ट प्रॉफिटेबल फैक्ट्री क्या था? सूरत था, जो कि 1616 में ये जो है इस्टेब्लिश करता है। और भारत का कॉटन टेक्सटाइल जो है बिकेम वेरी पॉपुलर अंडर डच, यानी कि डचों को श्रेय जाता है किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल को पॉपुलर करवाने के पीछे। यानी कि कॉटन टेक्सटाइल जो है पूरे विश्व में पॉपुलर होता है डचों के कारण।
ट्रेड विथ इंडिया क्या था, तो इंडिगो, सोर, कॉटन टेक्सटाइल, इनका मेन ट्रेड था हमारे भारत से, ठीक है। और मेन राइवल यानी मेन दुश्मन कौन था इनका, तो ब्रिटिश था और फ्रेंच था। मेन दुश्मन कौन था, यही दो तो था ही मेन दुश्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच। तो बैटल ऑफ बेदरा 1759 में ब्रिटिश और डच के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटिशर जीत जाता है और डच जो है बुरी तरीके से हार जाता है बैटल ऑफ बेदरा में, ठीक है ना। यानी कि बैटल ऑफ बेदरा होता है ब्रिटिश और डच के बीच में। अब बात ये बैटल हो क्यों रहा है, तो जाहिर सा बात है, अब ब्रिटिशर चाह रहा था कि इसका कंपनी ग्रो करे और ये चाह रहा था कि इसका कंपनी ग्रो करे। तो आपस में सभी कंपनियों के बीच में, सभी यूरोपियंस के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा था। जहाँ एक जगह बर्तन होता है वहाँ ढंढन होता है ना, वही चीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा था, जिस कारण से बैटल हो रहा था। और जो हार रहा था वो पीछे हट जा रहा था, जो जीत रहा था वो आगे बढ़ जा रहा था। तो ब्रिटिशर तो था ही बहुत टैलेंटेड, बहुत दिमाग से काम करता था। तो ये बैटल जीता 1759 में डचों से। डच जो है जकार्ता को कैप्चर करता है और जकार्ता में ही एक सिटी को बनाता है जिसका नाम है बैतिविया सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। तो जकार्ता में बैतिविया सिटी को फाउंड करता है और श्रीलंका को भी ये कैप्चर करता है डच। यानी कि श्रीलंका को सबसे पहली बार कैप्चर कौन करता है, डच करता है। जकार्ता को कौन करता है, डच करता है। बैतिविया सिटी कौन बनाता है, डच बनाता है, ठीक है। तो ये रहा डचों के बारे में, ठीक है, ये रहा डचों के बारे में। फिर देखते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ डिक्लाइन की, डचों का जो है क्या क्या कारण रहा डिक्लाइन के पीछे। तो सबसे पहले कि वही बात जो पोर्तुगीज के साथ था वही इसके साथ भी था कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डच गवर्नमेंट, यानी कि डच का जो कंपनी था उस पर डायरेक्ट कंट्रोल था डच गवर्नमेंट का। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था कि डचों का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है इंडोनेशियन ट्रेड में था, भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और इनके पास नवल पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इनके पास नवल पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक हम लोग इसको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ शुरू किए थे हम लोग, ठीक है। कॉजेज देखें डिक्लाइन का, पोर्तुगीज़ का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो देखें, डच के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी कंटेंट बिल्कुल हम लोग कट टू कट बात कर रहे हैं और एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का मेरा प्रयत्न हमेशा से रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिटिशर के बारे में देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर थोड़ा सा लंबा है तो उसमें टाइम लगने का जो है वो है, मतलब टाइम लगेगा ही लगेगा उसमें, ठीक है ना। यानी कि उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। तब तक हम लोग यहाँ तक याद करेंगे, रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।